और क्या हालचाल क्लास 10th वालों। हालचाल बहुत बेहतर होगा क्योंकि अब तक मैंने आपको लगभग 5-6 दिन का रिलैक्स भी दे दिया ताकि आप आराम से रिलैक्स मोड में रहकर अपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़कर प्रिपेयर कर लें। अब आज आपके सामने उपस्थित हूँ मैथमेटिक्स की एक नई क्लास लेकर। आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस, जी हाँ, ऊंचाई और दूरी नाम का एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा और यह चैप्टर जो आपने पीछे पढ़ रखा है त्रिकोणमिति, उसी से पूरा संबंधित है। इस पूरे चैप्टर में आपको केवल बेसिक फार्मूलाज मालूम हो, जैसे साइन बराबर लंब बटे कण, कॉस बराबर आधार बटे कण, टेन बराबर लंब बटे आधार, ये तीन आपको कम से कम मालूम हो। और आपको साइन 60 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, इन सारे की जो हमने आपको टेबल पूरी बनवाई थी, आपको ध्यान होगा साइन 0 की वैल्यू 0, इस तरह की जो पूरी आपको टेबल मैंने बनवाई थी, वो टेबल अगर आपको याद है अच्छे से तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी ये सब चीज़ें आपको समझनी है आज के इस चैप्टर में। अच्छा बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद लेके आ रहा हूँ और ये वीडियो आगे काफ़ी बड़ा भी आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मैंने सोचा कि ये पूरा चैप्टर मैं अगर 2 या 3 बार में शूट करूँ तो ये समय के साथ खिलवाड़ होगा, समय ज़्यादा बचा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पूरे चैप्टर का एक अच्छा सा पूरा एक सारे वेरिएशन, यानी इस चैप्टर की जितनी भी टाइप बनते हैं, अगर हमको ये मालूम चल जाए कि एक चैप्टर में कितने टाइप हमारे बनते हैं तो चैप्टर हमारे लिए अत्यंत ईजी हो जाता है। तो मैंने वही ध्यान रखा और इस चैप्टर में जितने आपके टाइप बनते हैं वो टाइप वाइज मैं आपको पूरा चैप्टर आज के इस पूरे वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपके सामने इनिशियल कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जो इस चैप्टर से संबंधित हमारे पास हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितने वेरिएशन बनते हैं। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आपके सामने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आज आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चे हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और चैप्टर हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चे ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आप इन दो शब्दों पर विचार करें तो हाइट मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। यानी ये चैप्टर हाइट, ऊंचाई और डिस्टेंस, दूरी से ही संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं दो चीज़ों से आपका ये चैप्टर पूरा संबंधित है। लेकिन इन दो चीज़ों को वो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जोड़ेगा और वो जोड़ने वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं। एक हमारा होता है उन्नयन कोण, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? उन्नयन कोण। और एक हमारा होता है अवनमन कोण। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग सीबीएसई बोर्ड के वीडियो देख रहे हैं तो जान लें, इस चैप्टर को स्टडी करने में हमारे सामने दो स्पेशल एंगल आएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिपर्सन। ये दो एंगल हमारे पास आते हैं। अगर इन दो एंगल की हमको सटीक नॉलेज है तो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं। बनाने मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डायग्राम ड्रॉ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो निश्चित तौर पे आप ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली समझ सकते हैं। तो मैं आपके सामने बारी बारी से एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं प्यारे बच्चे, से क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन। ये दोनों एंगल मैं आपको अभी आपके सामने इस पूरे बोर्ड पे समझा रहा हूँ, उसे आप फोकस करिएगा। तो ध्यान रखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दो चीज़ों से, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिपर्सन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब बात हम लोग ये करते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, अच्छा एंगल हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। ये होता क्या है? देखिए, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि मान लीजिए ये आम का पेड़ है आपका कोई, ठीक है, ये क्या है आपका? एक आम का पेड़ है। अब इस पेड़ पर ये कोई फल लगा हुआ है और यहाँ पे आप खड़े हो, यानी इस ए वाली पोजीशन पे आप खड़े हो। ये मेरे प्यारे बच्चे सी पे हमारा कोई ट्री है, इसका बेस है, और ये हमारा कोई बी पॉइंट है। तो देखिए आप ध्यान से, ए बी सी आप देख पा रहे हैं, ए बी सी, ये आपके सामने डायग्राम पूरा ड्रॉ किया गया। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये जो चीज मैटर कर रही है, यानी एंगल आपका बी ए सी, सॉरी हाँ बी ए सी, यानी एंगल आपका जो बी ए सी है, ये हमारा होता है उन्नयन कोण।
अब इसकी डेफिनेशन क्या होती तो सुनिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर हो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर, ऑब्जेक्ट मतलब ये फल या कोई वस्तु या कोई चिड़िया या कोई इंसान जो कुछ हाइट पर हो और एक दूसरा व्यक्ति उसे देखे और एक दूसरा व्यक्ति उसे देखे, तो उस समय उसकी आंखें व्यक्ति को देखने पर, उस समय उसकी आंखें उस वस्तु को देखने पर जो कोण बनाती हैं उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यानी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज kept on an upward condition, then other person makes an angle at the eye. That angle is known as angle of elevation. Angle of elevation हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ध्यान रखिएगा, angle of elevation हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हमारा बनेगा। यानी ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, नीचे से पर्सन देखेगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अगर देखूंगा तो मेरी डायरेक्शन आंखों के ऊपर रहेगी। यानी ऊपर रखी चीज को जब मैं देखूंगा तो मेरी आंखें जो ऑब्जेक्ट पे जो एंगल क्रिएट करेंगी वो एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। है क्लियर? कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे BAC, ध्यान से देख लीजिए, BAC या CAB ये हमारा क्या है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है क्लियर? तो इसके आप फटाक से कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट फटाक से इसका ले लीजिए, आप जल्दी से ले लिए बच्चे। चलिए अब मैं आगे चलता हूं अवनमन कोण की तरफ, एंगल ऑफ डिपर्जन बोलते हैं। देखिए एंगल ऑफ डिपर्जन बेटा क्या होता है? अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन में आपने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, एक दूसरा व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। अब बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिस्पर्जन या डिपर्जन, जो भी इसे बोलते हो, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए हैं बी पॉइंट पे, आप यहां पर बैठे हुए हैं बी पॉइंट पे और कोई व्यक्ति सी से बी को देख रहा है। मतलब अब कोई एक दूसरा व्यक्ति है वो आपको यहां पे देख रहा है, तो इस डायरेक्शन में, यानी कि हमारे पास BCA, ध्यान से, BCA या फिर ACB। अब देखो अगर आप एंगल बनाओगे तो देखो ध्यान से, आपको नीचे एंगल बनाना था। यानी अगर उन्नयन कोण में क्या था? आप यहाँ पे थे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपकी आई थी, आंख थी, तो आपने ये एंगल क्रिएट कर लिया। इस बारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे आई है और यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस सिचुएशन में ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल देख रहे हो, ये एंगल, अगर जैसे आप इसको नाम लें D डैश, तो एंगल D'CB, एंगल D'CB हमारा होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिपर्जन बोलते हैं इसे। एंगल ऑफ डिपर्जन कब बनता है? जब आंखें ऊपर हो, आईज ऊपर हो, देखने वाला ऊपर हो और जिसे देखा जा रहा हो वो कहाँ हो? नीचे हो। जब देखने वाला ऊपर हो, जिसे देखा जा रहा हो वो नीचे हो, उस सिचुएशन पे जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा अवनमन कोण। और जब ऊपर व्यक्ति बैठा हो और देखने वाला नीचे हो, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण। है क्लियर? अब यार एक सबसे खास बात उन्नयन में और अवनमन में, देखो ये उन्नयन है और ये अवनमन है कि नहीं? तो जैसे न्यूटन का आपने एक रूल सुना था शायद फिजिक्स में, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, इधर से लगा फोर्स इधर से लगा फोर्स बराबर हो गया। तो वैसे ही उन्नयन कोण और अवनमन कोण भी हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ये बताओ अगर ये एंगल आपका 30 है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? वो भी तो 30 होगा। दिमाग लगाओ, यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 30 से बनेगा। एकांतर कोण से, अल्टरनेटिव एंगल से, अगर ये एंगल है तो दोनों एंगल सेम नहीं होते। आपको एक थ्योरम पढ़ा जाती है, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, इफ टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स देन वी कैन गेट अल्टरनेटिव एंगल्स। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमें मिलते हैं एकांतर कोण। वही चीज को यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन है, ये पैरेलल लाइन,
ये बीच वाली ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल बराबर होगा, बराबर हुआ। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इसको दिमाग में डाल लो। उन्नयन कोण सदैव ही अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण सदैव ही अवनमन कोण के बराबर होता है। हर डायग्राम में आपको दिमाग में रखना है, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? और ध्यान रखिएगा, जहां जहां जेड का डायग्राम बने, जहां जहां जेड का डायग्राम बने, वहां भी आपको ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं। किससे? अल्टरनेटिव एंगल से। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, जो कि आनी चाहिए। है क्लियर? तो मैं चाहूंगा इससे आप फटाक से कॉपी कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को क्वेश्चंस के माध्यम से। तो सारा जितना मैंने आपको डेफिनेशन बताया उन्नयन कोण का, अवनमन कोण का, वो सब आप दिमाग में रखिएगा। एकांतर कोण भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा मैंने आज बुक की हेल्प ली है, तो इसलिए मेरे पास बुक है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको पहला लिखा हुआ मिल रहा होगा। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन हमको उन्नयन कोण यहाँ पे निकालना है। देखिए, मैं आपको अभी कुछ ऐसा चीज बता रहा हूँ कि जिसको आप एग्जाम हॉल के अंदर में अपने क्वेश्चन को किस तरह कॉपी पे लगाएंगे, आपको सारी चीज़ सीखनी है क्लियर? तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे स्तंभ की छाया और उसकी लंबाई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप दिमाग में रखिए कि अगर कोई चीज़ ऐसे है रखी हुई परपेंडिकुलर, तो उसकी जो शैडो होती, छाया होती, हमेशा ज़मीन पे बनती है। सपोज जैसे यहाँ पे अगर मैं रखूँ, तो इसकी जो छाया बनेगी वो सामने स्क्रीन पे बनेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक मीनार है, एक सेकंड के लिए हम लोग ले लेते हैं, इधर देखिएगा, जैसे ये हमारे पास एक मीनार है AB, ठीक। तो इसकी जो छाया है, जो शैडो, वो कहाँ बनेगी? जमीन पे बनेगी। इसका एक्सपेरिमेंट आप जनरल घर पे कर सकते हैं। आपको एक रॉड लीजिए या लाठी लीजिए, उसको आप सीधे रखिए, तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? जमीन पे बनेगी। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। यानी जो छाया है, जो शैडो है, वो उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। जो छाया है वो उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो यार हमको तो कुछ मालूम नहीं, तो हमने इसकी हाइट को h ले लिया, तो ये फिर कितनी आ जाएगी? √3h नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है? स्तंभ है। स्तंभ मतलब हमारा स्टैचू, पिलर, और ये उसकी क्या है? छाया, ठीक। तो हमसे बोल रहा है जो स्तंभ की छाया है वो स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। उन्नयन कोण मतलब ये चीज यहां से आप मिला दीजिए, यानी आपसे ये चीजें पूछी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने A नाम दिया, इसको B, इसको आप C लेट कर लो। लेट कर लिए डायग्राम में, कोई दिक्कत? यानी कि आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है? आपसे एंगल ACD पूछा गया है। तभी बना गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब आप क्या करिए, जो आपने यहाँ पे चीजें मानी हुई है लेट क्यू, उसे आप यहाँ पे मेंशन करो। तो आपने क्या लिख लिया कि माना AB एक मीनार है जो h मीटर की है, ठीक। ये हमारी हाइट हुई। तब छाया बराबर √3h आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत? इसके बाद में आपने एंगल ACB की रिक्वायरमेंट है, तो इसे मैंने लेट कर लिया थीटा। क्या लेट कर लिया मैंने इसको? आप थीटा लेट कर लिया। कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दिमाग लगाओ, आपके सामने ये h है और ये √3h। मैंने आपसे कहा था इस सारे चैप्टर में आपको ट्रियो के बेसिक फॉर्म में साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, ये सब कुछ मालूम है। उसके बाद में साइन साइन अंश का मान कितना होता है, यानी जो पूरी टेबल थी 0 से लेकर 90 वाली टेबल, वो आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो चलिए, आपसे ये एंगल पूछा है। अब इस एंगल को आप फाइंड कर लीजिए। देखो आपके पास क्या क्या है।
आपको ये बेस मालूम है और ये परपेंडिकुलर मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो लंब और आधार में कोई संबंध होता है क्या आपके पास? कुछ मालूम है आपके पास? तो लंब और आधार में एक ही संबंध आपके पास होता है, वो होता है tan या फिर क्या होता है cot। तो चाहे तो tan लगाएं, चाहे तो क्या लगा दे, cot लगा दे। अमूमन tan लगाते हैं, यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल ACB। ठीक, आप ACB में अप्लाई करिए। जब आप ACB में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से tan थीटा बराबर, ये आपका हो गया AB परपेंडिकुलर, और आधार कितना है BC। चलिए tan थीटा, AB कितना है जो आपके पास है, वो आपने H लेट किया है, H। BC कितना है, √3H। प्यारे बच्चे ये H बाहर है, √3 गुना था, तो ये H से H हमारा कैंसिल आउट हुआ, ऊपर 1 बचा। तो फाइनली tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये 1/√3। अब ऐसी क्वेश्चन तो आप मेट्रिको में सॉल्व कर सकी, मैंने आपको बता रखा है। ये tan थीटा, ये 1/√3, क्या 1/√3 का tan से कोई रिलेशन है? ध्यान करिए, क्या tan में किसी की वैल्यू होती है, किसी एंगल की वैल्यू होती है? जी हाँ, tan 30 की होती है, सही पहचाने आप। यहाँ पे आप tan 30 पुट करिए, इसे आप कंपेयर करेंगे, कितना आ गया एंगल, यानी कि जो आपने एंगल इमेजिन किया था, थीटा इमेजिन किया था, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 अंश है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 अंश आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी समय स्तंभ की जो छाया है वो उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक, मेन थीम यही है क्वेश्चन की, जो छाया है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। तो आप ऊंचाई को कुछ इमेजिन कर लो, और जो छाया होगी वो उसी की √3 गुनी हो जाएगी। तो इसको आपने H, X, A, B कुछ भी इमेजिन कर लो। मैंने H मतलब हाइट, तो मैंने इसको H लेट कर लिया, तो शैडो कितनी आएगी, √3H आ जाएगी। अब देखा मैंने क्या किया, ये लंब या आधार, लंब और आधार में कौन सा रिलेशन, परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन, tan का रिलेशन। फटाक से मैंने पूरे ट्रायंगल में tan अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यू पुट की, सॉल्व की, एंगल कितना आ गया 30। इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी कर लें। फिर मैं आपके पास आता हूं एक दूसरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे समय आ रहा होगा, और मैंने इसको हाथ में ले रखा। क्वेश्चन है मेरे पास, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कोई एक मीनार है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने दिमाग से इमेजिन कर लीजिए, या आपने कोई एक बना ली टावर। ठीक, ये हमारी क्या है, मीनार है। ठीक है, इसको आप ए भी लेट कर लो आगे। अच्छा यार, कोई भी चीज हो, मीनार हो या टावर हो या पोल हो, वो कहाँ पे स्टैंड करेगा, कहाँ खड़ा होगा, जमीन पे। तो ये हमारी कोई जमीन हो गई। ठीक, पूरी है इधर तक की, पर हमने केवल इधर ले ली जमीन, इस जमीन पे कोई पॉइंट सी हो गया। हमसे बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ये मीनार हो गया, मीनार है कहाँ, क्षैतिज पर, यानी इसी पूरे तल पर मीनार से 40 मीटर दूर। तो ये दूरी जो होगी हमारी, वो कितनी होगी, 40 मीटर दूर। यानी यहाँ के इसी पर हम लोग आ गए, मीनार से कितने मीटर दूर, 40 मीटर दूर। भाई ये मान लीजिए मीनार है, अब अगर हमसे दूर जाना है आपको उधर, तो आप 1 2 3 4 ऐसे तो जाएंगे। या मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अब अगर मुझसे कोई व्यक्ति 20 मीटर की दूरी पर है, तो वो मुझसे थोड़ा दूरी तो होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये मीनार है, इससे 40 मीटर दूर कोई बिंदु है, तो वो मीनार से दूर हटके होगा। तो वो हमने यहाँ सी पर मान लिया, यानी सी पर एक पॉइंट, एक कोई यहाँ पे पॉइंट है। अब बोला इस पॉइंट से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हमको, वो दे रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री ये तुमको दे दिया 45 डिग्री। तो हमसे बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। ये h हमें निकालनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब आप दिमाग लगाओ, आपके पास है क्या क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है 45 है, बेस है, आधार मालूम है, यानी थीटा मालूम है, आधार मालूम, अपने आप से पूछो थीटा मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया, h आपने माना हुआ है, यानी ये h आपको फाइंड करना है। आपने जो चीजें मानी उसको आप यहाँ पे फटाफट मेंशन कर दो। तो माना ए बी एक
मीनार है जो एच मीटर, ठीक है। एंगल ए सी बी कितना आपके पास 45 हो गया। एंगल ए सी बी कितना है आपके पास 45 हो गया। इसके बाद बी सी कितना है 40 मीटर। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ क्या अप्लाई कर दो, अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में आप क्या अप्लाई कर दो, tan थीटा। अप्लाई करते ही ये लंब हो गया, मतलब परपेंडिकुलर ए बी, आधार बेस बी सी। एंगल कितना है देखो, ये एंगल कितना है 45, सारी वैल्यू पुट करो, tan 45। ए बी कितना भाई एच, बी सी कितना 40, tan 45 एच, एच अपॉन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच बराबर कितना आ गया 40 मीटर। यानी कि जो हमारी मीनार है उसकी हाइट या स्तंभ की हाइट कितनी आ गई 40 मीटर। एंड दिस इज माय आंसर। अब एक शॉर्टकट बताए जुगाड़। बेटा जब भी एंगल 45 बने, जब भी एंगल क्या बने 45 बने, तो जो डिस्टेंस बेस की होती है वही हमेशा हाइट की होती है। मतलब अगर ये 60 मीटर चलता तो भी मीनार की ऊंचाई 60 आती, ये 80 मीटर चलता तो भी ये हाइट 80 मीटर ही आती, ये 10 मीटर चलता तो ये हाइट 10 मीटर ही आती। क्यों? क्योंकि tan 45 एक ऐसा रेशियो है, tan 45 एक ऐसा रेशियो है जब उसकी हाइट और बेस इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है। तभी तो हम यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। आप देखो ना यहाँ पे 1 लिखते ही कोई भी चीज हो मल्टीप्लाई करोगे तो भाई सेम रिजल्ट आएगा, यानी जो चीज बेस की है वही हाइट भी आ जाएगी। है क्लियर? इस क्वेश्चन को आप नोट करें। फिर हम लोग आते हैं तीसरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आने से पहले मैं जरा आपको एक चीज बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन अभी 2-4 सेकंड बाद आएगा स्क्रीन पे। आप एक चीज देखिए कि अगर आप सामने खड़े हुए स्टैंड किए हुए बिल्कुल, ठीक है, और आप मान लीजिए किसी चीज को देख रहे हैं, ऐसे कोई ऊपर है आप उसको इजिली देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने मान लिया 45 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके सामने पेड़ था, उस पेड़ पे कोई चिड़िया बैठी थी, आप जमीन पे थे, आपने जमीन से यहां से देखा तो एंगल 45 था। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी चेहरा भरे ऊपर है तो क्या हो गया। अब यार एंगल 45 तो मैंने देखा, अगर मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा तो फिर मैं अपनी शक्ल को फिर ऊपर करूंगा, तो बताओ एंगल घटेगा कि बढ़ेगा। अभी एंगल 45 है, वो और नीचे तो मैं ऐसे देखूंगा, वो सामने तो ऐसे देखेंगे, सामने ऐसे, कोई चीज नीचे ऐसे, यानी वो चीज अब ऐसे 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 होगी तो एंगल कम होगा, और जब चीज ऐसे 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 होगी तो एंगल क्या होगा ज्यादा होगा। तो दिमाग लगाओ, अगर मैं किसी इंसान की तरफ लगातार बढ़ता जाऊंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर 40 है तो 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, और अगर ऐसे कर दूंगा तो 90 हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप किसी टावर से या किसी पेड़ से दूर आते हैं, दूर हटते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ने लगता है। ऐसे एंगल है क्लियर, सॉरी कम होने लगता है। जब आप आगे जाओगे तो बढ़ेगा और पीछे आओगे तो कम होगा। शब्दों पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब आते हैं हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो गया होगा, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी डायग्राम में बोल रहा है कि ये कोई टावर है, ये ए भी मान लेते कोई टावर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। और ये जमीन है यहाँ सी पर, ठीक है। बोल रहा है यहाँ से एंगल कितना है किसी टाइम 45 डिग्री का एंगल है, ठीक। ये हमारी क्या है मीनार, ठीक है, मीनार दे दिया, ठीक है। भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश, ठीक है भैया। मीनार के पाद की ओर, मीनार का पाद मतलब मीनार का ये आधार ये होता है, मीनार के आधार की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, यानी मीनार की ओर अगर आप चलेंगे 40 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे एंगल 45 बना रहे हैं, अब आप 40 मीटर आगे चलो तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और यहाँ कहीं मान लीजिए आ गए आप इस डी पॉइंट पे है, और ये आप कितने मीटर आए हैं इसको आप मेंशन कर दीजिए, 40 मीटर चल के आ गए। है क्लियर? आ गए। अब
अब उन्नयन कोण कितना हो गया 60 अंश। यानी जैसे टी पर आए फिर आपने ऊपर देखा तो अब आपका उन्नयन कोण यहां से कितना हो गया 60 अंश हो गया। ठीक, हमसे बोल रहा है मीनार की हाइट बताओ, तो इसको हमने क्या मेंशन कर लिया, एच मेंशन कर लिया। आपको क्वेश्चन समझ में आया? यानी एक हमारे पास कोई टावर था, इस टावर पे एक जगह एंगल 45 बन रहा था, लेकिन जैसे ही वहां से आदमी आगे चला, मीनार की तरफ चला, तो उसको सिर ऊपर करना रहा होगा ना। जब उसने सिर ऊपर किया होगा तो एंगल बढ़ा होगा, एंगल बढ़ के बेटा कितना होगा 60 हो गया। वही हमसे बोल रहा है कि आप ये मीनार की हाइट बताओ। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये 40 है, ये डी भी आपको मालूम नहीं, तो एक काम करो यार, इसको भी कुछ मान ले लो तो ज़्यादा सही है। इसको हमने क्या मेंशन कर लिया, एक्स मीटर मेंशन कर लिया। ठीक है, अब जो चीज़ें आपने मेंशन की वो सब यहाँ लिख दो। तो यहाँ क्या लिख दिया हम लोग कि माना ए भी एक मीनार है जो एच मीटर की है। जो तो मालूम है लिखो, एंगल ए सी बी, देखो ना ए सी बी 45, एंगल ए डी बी 60, ए बी, अच्छा ए बी तुमने एच मेंशन कर दिया ना, बी डी एक्स मीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो यार, इस डायग्राम में दो ट्रायंगल बनना है, बड़े विचित्र विचित्र, एक ये समकोण बनना है। देखो ना, मैं अगर दो ट्रायंगल काट के निकाल दूं, पहला ट्रायंगल ए सी बी वाला, देखो ये ए, ये सी, ये बी, इसमें यहाँ कहीं बीच में डी भी ना, तो ये हमारा कितना है 40 है, ये हमारा कितना है एक्स, तो ये पूरा हमारा कितना होगा, पूरा पूरा कितना होगा 40 प्लस एक्स, और ये कितना होगा एच, है कि नहीं भाई? देखो यार, पहला ट्रायंगल ए सी बी में यही तामझाम तो है, ये बीच में उन्होंने डी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ये 40 है, ये एक्स है, तो पूरा कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, लेकिन किस ए सी बी में, है क्लियर? लेकिन अगर हम लोग ए डी बी लें, वो भी काट के दिखा रहे हैं आपको, अगर आप ए डी बी लो तो ये कितना एक्स, ये कितना एच, और ये एंगल कितना है मेरे पास 60 है, यहाँ एंगल कितना है 45, ऐसे ही तो है। तो ध्यान रखना, जब मैं आपको ए सी बी लूं तो बेस हमारा 40 प्लस एक्स, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45, और जब मैं ट्रायंगल ए डी बी लूं बेस कितना एक्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60। कोई दिक्कत भाई, मैटर तो नहीं कर रहा ना, दोनों में हाइट केवल कॉमन है, वो एच रहेगी। तो बारी बारी से मैं दो ट्रायंगल लूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा, और यहां से हमारी हाइट आ जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, तो अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल ए डी बी अप्लाई करो भाई। तो tan 60 बराबर ए बी अपॉन में डी बी आ जाएगा। आगे सॉल्व करो, tan 60 वैल्यू कितनी √3 होती है, ए बी कितना है एच, डी बी कितना है एक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर क्या आएगा x √3, या आप बोल सकते हो x बराबर कितना आएगा h अपॉन √3। इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई टेंशन, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये कब हुआ, जब हमने ए डी बी लिया। अब आप ए सी बी ले लो, तो अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल ए सी बी अप्लाई करो। तो tan, अब की बार एंगल कितना है, थीटा कितना है 45, हाइट कितनी है, वही कॉमन हाइट h, ये पूरा कितना है, देखो ये पूरा हमने कहा ना, जब ए सी भी लेंगे तो पूरा बेस कितना लेंगे 40 प्लस एक्स। tan 45 कितना होता है 1 होता है, h अपॉन 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया h, आया कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत? आपको हाइट चाहिए h, आपको फाइंड करना है। जब h आपको फाइंड करना है तो h की वैल्यू कितनी है x √3 है ना, उठा के आप वही चीज यहाँ पे, तो सॉरी आपको h फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3, उठा के आप पुट करो। चलो को पुट x इक्वल्स टू h अपॉन √3 पुट करो यहाँ पे, तो 40 प्लस h अपॉन √3 इक्वल्स टू कितना आएगा h आएगा।
ये एच अपॉन रूट थ्री पॉजिटिव है ना मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाएगा तो नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो देखो कितना आएगा, एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री इक्वल टू कितना आएगा 40। नहीं समझे क्या? अरे आगे पीछे करके लिखा, देखो ये भेजेंगे तो ये चीज पूरी क्या होगी, नेगेटिव, वही तो है नेगेटिव। एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री इक्वल टू कितना आएगा 40 आएगा। ऊपर से आप एच कर लो कॉमन, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू कितना आएगा 40 आएगा। लास्ट लाइन में चल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन है क्या, लाइन थोड़ा कैलकुलेशन है। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा एच इक्वल टू, देखो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा एच और ब्रैकेट में कितना आएगा रूट थ्री, यहाँ आएगा रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 40 आएगा। उसको उधर एच ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस 1। अब देखो ये रूट थ्री का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना आएगा 40 रूट थ्री आ जाएगा। कोई टेंशन, कोई समस्या? अब देखो ना, इसको नीचे भेजो तो एच इक्वल टू कितना आएगा 40 रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री माइनस का 1। अगर आप चाहो तो यहां तक लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। बट लेकिन इसे आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसे आगे सॉल्व कैसे करोगे, जरा देखो यहां से, अगर आप इसका वो कर दो, परमेयकरण कर दो, मतलब परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करोगे तो कितना आएगा 40 रूट थ्री मल्टीप्लाई करो रूट थ्री प्लस 1 से, नीचे मल्टीप्लाई करो रूट थ्री प्लस 1 से, ऊपर क्या आएगा 40 रूट थ्री ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस 1 और नीचे देखो ये रूट थ्री का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया 2 बचेगा, कैंसिल आउट करो तो एच इक्वल टू कितना आएगा 20 रूट थ्री ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस का 1। ये हमारा क्या है आंसर है क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत? फिर देखो मैंने क्या किया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हमारे पास एक टावर था, इसकी हाइट h थी, उसने बोला एंगल C से 45 डिग्री एंगल अपने स्टार्टिंग में बन रहा था, लेकिन उसने बोला कि जब वो C से D पर आता है, मतलब 40 मीटर चल के आता है, तो D पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है एंगल 60 हो गया, तो बोल रहा है आपसे टावर की हाइट बताओ या मीनार की हाइट बताओ। हमने क्या देखा, यहाँ पे दो हमको समकोण त्रिभुज मिले, एक ट्रायंगल मिला ADB, एक ट्रायंगल मिला ACB। हमने फटाफट दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। तो पहले ADB को सॉल्व किया, देखो ADB को सॉल्व किया और ये बनाया h बराबर x रूट थ्री एक समीकरण बना लिया। उसके बाद ACB को सॉल्व किया, देखो ये ACB को सॉल्व किया, लगाया वही है tan ही, सॉल्व करते यहाँ x की उठा के वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी है h अपॉन रूट थ्री, x की वैल्यू h अपॉन रूट थ्री उठा के पुट करी, ये प्लस था उधर गया माइनस में, सॉल्व करके h की वैल्यू ये आ गई। बस इसको हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आगे सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे फटाक से आप कॉपी कर। उम्मीद है कि आपने वो तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतर अच्छे से समझ लिया होगा। सोचा कि मैं आगे 2 क्वेश्चन का वीडियो भी और बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो इससे अच्छा कि ज़्यादा उसको फिर फॉर्मेलिटी ना कीजिए। आप इस 3 क्वेश्चन को देख के एंजॉय करो, इस तरह के क्वेश्चन बुक से ढूंढना लगाओ। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, उसे आप हो सके तो लगा लीजिएगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इसका मैं टोटल 2 वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, अगली क्लास में हम आपको 3 और बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा और चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।